अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 6 है प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट जनरली जो रिएक्शन the chemical reaction which occur in the presence of light, जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है उसके लिए एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, इज कॉल्ड फोटो। फोटो मतलब लाइट, फोटो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी स्टडी करेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन की। क्यों? क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में। तो लाइट की प्रेजेंस में कौन से रिएक्शन होंगे? जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। तो द केमिकल रिएक्शन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या आती है कि अगर हमने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, जैसे दिन में इंटेंसिटी ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है, दिन में धूप सबसे तेज पड़ती है, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ फोटोन, लाइट के लिए आता है फोटोन वर्ड पर सेकंड। एक सेकंड में नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा पड़ेंगे तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कोई बता सकता है? अगर नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड ज्यादा पड़ रहे हैं यानी उसकी इंटेंसिटी हमने बढ़ा दी, जैसे दिन के टाइम में इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? हाँ, श्रुति विनीत राइट आंसर है। खुद सोचो, देखो दिमाग अपना लगाना है आप लोगों ने, याद कम करना है, समझ लो से ज्यादा, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटेंसिटी जितने नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। जितने फोटोन्स, यानी दिन में देखो सबसे तेज धूप होती है तो उसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड। अब सपोज करो 10 फोटोन पड़ रहे थे पहले, 10 फोटोन 10 एटम को एक्टिवेट कर रहे थे। अब दिन के टाइम में 50, ये तो मॉर्निंग का टाइम था, अब दिन के टाइम में 50 फोटोन्स आ गए, तो 50 फोटोन क्या करेंगे? 50 एटम को एक्टिवेट करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको समझा दिया, इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड। एक सेकेंड में, ये कितने की बात हो रही है? एक सेकेंड की। तो एक सेकेंड में 10 फोटोन थे मॉर्निंग में, तो 10 ही एटम को एक्टिवेट करेगा। एक फोटोन केवल एक ही एटम पे काम करेगा, बाकी नहीं करता। 50 फोटोन 50 एटम को एक्टिवेट करेंगे, तो ऑब्वियस बात है क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट था प्रेजेंस ऑफ लाइट। बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? प्रेजेंस ऑफ लाइट में पहली चीज क्या कहनी है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। The chemical reaction which occur in the presence of light only is called photochemical reaction, and intensity of light increases the rate of reaction. Done? आगे बढ़ जाऊं? तो ये 6 पॉइंट है। पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, सेकेंड इज टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस एरिया। तो नहाया था चोर, पौवा पी के सो गया। ठीक है, एन से नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टी से टेम्परेचर, सी से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड सरफेस एरिया। यानी नहाया था चोर, पौवा पी के सो गया। अब इसमें एक चीज और है, नेचर में आपको बताया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। और इसके अलावा क्या था? सॉरी, इसमें अपोजिट था बस। और अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन जनरली बढ़ जाता है, और था इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। केवल एक इन्वर्स ही है बस, बाकी सारे में देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इतना याद रख लो बस कि सब में डायरेक्टली है, केवल एक में है अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, बाकी सब में बढ़ जाता है। अब देखो इसके बाद मेन लॉ आता है, लॉ ऑफ मास एक्शन।
और इसी का एक इम्प्रूवमेंट लॉ आया था जो पूरे चैप्टर में चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको दिया था गुलबर्ग एंड वाकई। इसके अकॉर्डिंग क्या, देखो पहले मैं आपको इसको स्टेटमेंट में वैसे बता देता हूँ फॉर्मूले के थ्रू। जैसे ए कोई रिएक्टेंट है, इसने प्रोडक्ट बना दिया, तो ये क्या कहता है, देखो गुलबर्ग और बागे क्या कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बस यही तो हम अभी कह रहे थे, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसने इसको लॉ बना दिया, ठीक है। ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया। अगर सिंगल है तो, अगर एक ग्रुप में हुआ तो क्या होगा, देखो ग्रुप वाला भी बता देता हूं आपको। जैसे मैंने कहा 2a प्लस 3b गिव्स प्रोडक्ट, में कुछ भी लिख दो, सी डी ई, कुछ नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मेन रिएक्टेंट देखना है, ठीक है। तो अगर ये ज्यादा हुआ तो क्या कह रहा है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ रिएक्टेंट। जैसे ए और बी रिएक्टेंट है आपके पास, देखो ए और बी रिएक्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं हमें, तो ए और बी रिएक्टेंट है, इनका प्रोडक्ट और रेज टू द पावर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसे हमने नॉन्स्ट इक्वेशन में किया था कि जो भी उसके आगे है उसको पावर में ले गए, ठीक है। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। याद भी करने की जरूरत नहीं है, इसे अप्लाई करना है बस। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे से कहते हैं रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट की बात हो रही है तो ये रेट कांस्टेंट। इसमें भी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक पर वो आएगा कांस्टेंट, दैट इज रेट कांस्टेंट। ये आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा होगा, वही है सेम चीजें। तो इसमें स्टेटमेंट लिखाना है आपको। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और एक चीज और वर्ड यूज किया उसने, देखो मोलर कंसंट्रेशन किसी बुक में लिखा होगा, किसी बुक में लिखा होगा एक्टिव मास, एक ही बात है, इन दोनों का मतलब यही होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। और अगर ज्यादा है ये तो उसके लिए क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ईच रेज टू द पावर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो इसके आगे वो उसके पावर में चले जाएगा, ठीक है। एक और आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे लिखा है 3a प्लस 5b प्लस 3c गिव्स d। तो इसके लिए अगर मैं बोलूँगा लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट a की पावर 3, b की पावर 5 और c की पावर 3, जो यहाँ पे लिखा है वही हमने पावर में चेंज करना है। तो इसका डिफाइन क्या है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन, अभी हम पहले भी यही कह रहे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो वो कहाँ से आया था, इस लॉ ने दिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट और ईच रेज टू द पावर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये पावर में चली जाएगी। क्लियर हुआ ये लॉ, ये लिखवाना है इसे, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लॉ है ये, इसके बाद पूरे सब में चलेगा यहाँ से। बताओ, जो आप देख रहे हो उसी को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो बस। जैसे हमने लिखा H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करो, तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर, प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे दो हैं तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ईच रेज टू द पावर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसके आगे 1 है तो 1 को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो ये बन गया, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है कि इसे कहते हैं रेट कांस्टेंट। डन, बना दोगे ऐसे स्टेटमेंट को, और ये कोई भी फॉर्मूला आएगा तो उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं इसे। बताओ, एनी डाउट। ये है और एक रेट लॉ है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस पूरे चैप्टर में यही 2 लॉ चलेंगे इसके बाद फिर। ओके, वेरी गुड। इसको याद करना है तो आपके लिए चैप्टर आसान हो जाएगा, क्योंकि ये लॉ पूरे चैप्टर में चलेगा आपके पास यहाँ से। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ रेट कांस्टेंट। देखो के है जो, के इज रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट बता देते हैं आपको। रेट कांस्टेंट की डिफाइन होती है द रेट ऑफ रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। जैसे अभी हमने कहा ए है गिव्स प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, ये आ गया। ठीक है, अब देखो कहता है कि इसकी कंसंट्रेशन को 1 मान लो, कोई भी रिएक्टेंट है उसको 1 मान लो, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो गया, रेट कांस्टेंट के बराबर हो गया। इसी को फॉर्मूले में रख दिया उसने, फिक्स है रेट ऑफ रिएक्शन। देखो है ये रेट ऑफ रिएक्शन कब, जब आपने कंसंट्रेशन को कितना माना है, 1 माना है। अब आप चाहे कुछ भी लिख लो, 3A + 2B गिव्स प्रोडक्ट, तो क्या होगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 3 B की पावर 2, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो K आ जाएगा, A की पावर 3 B की पावर 2। अब आपको पता है A और B को 1 मानना है, तो 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 2 1, तो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K आ जाएगा। तो जब भी आपको रेट कांस्टेंट निकालना है तो ध्यान रखना है कि जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी वो 1 होनी चाहिए, फिक्स है ये। तो इसकी डिफाइन है रेट ऑफ रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी मींस 1। ठीक है, और ये आपको मैंने प्रूव करके दिखाई दिया। तो इसमें किसी को डाउट रेट कांस्टेंट में? ये बेसिक है, आज और थोड़ा कल तक चलेगा, फिर तो उसके हाई की चीजें। बताओ इसमें किसी को डाउट है? लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट कांस्टेंट, इसके बाद रेट लॉ आएगा जो इम्पोर्टेंट है, बस उसके बाद फिर उसके एप्लीकेशन आ जाएंगे आके। एनी डाउट? नो सर। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। देखो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट, इसकी यूनिट होती है जो, वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, जो हम आगे पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो इसकी यूनिट होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस। पहला है डेफिनेशन, तो दोनों की डिफाइन अलग अलग है प्रॉपर्टीज में। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इसका क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। तो पहली डिफाइन हो गई। दूसरी है कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसके लिए फिक्स है। जब भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है तो आप समझ जाना कंसंट्रेशन 1 है, तो ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तीसरी चीज आती है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे दोनों डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, यानी दोनों स्टेप दोनों के लिए सेम है। और लास्ट है इसमें यूनिट, इसकी फिक्स यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, जबकि इसकी यूनिट फिक्स नहीं होती है, ये डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो ये 4 स्टेप है इसके जो आपको याद रखना है। रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। पहला डेफिनेशन, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ये डेफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन की। और ये है रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, जबकि रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है, इसके लिए फिक्स है 1 होना। टेम्परेचर में दोनों डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और यूनिट में इसकी है मोल पर लीटर पर सेकेंड, जो फिक्स है, इसकी फिक्स नहीं होती है, ये चेंज होती जाती है।
अब एक लास्ट हेडिंग बताता हूँ आपको, रेट लॉ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लॉ ऑफ मास सेक्शन था उसमें दिक्कत आई, तो उसको चेंज किया गया, थोड़ा इम्प्रूव किया गया और रेट लॉ बनाया गया। जो लॉ ऑफ मास सेक्शन है वो ये कहता है कि एक टीचर है और टीचर ने क्लास में पढ़ाया, तो जितना उसने पढ़ाया 100% सब बच्चों को समझ में आ गया, ए बी सी डी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो देखा गया कि ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, सही के चांस बहुत कम है। तो इसीलिए लॉ ऑफ मास सेक्शन को हटा दिया गया और उसकी जगह पे क्या लाए, रेट लॉ लाया गया। ये कहता है कि ऐसा नहीं होता कि टीचर ने जो चीज बताई हो सबको आ गई है, ऐसा होगा नहीं। यानी एक्सपेरिमेंटली ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, हो सकता है ऐसा जितना टीचर ने बताया होगा वो सब आपको आता होगा 100%, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो उसकी जगह पे क्या आया, रेट लॉ। हो भी सकता है लेकिन किसी स्टूडेंट के लिए होगा, वो हर एक के लिए नहीं हो सकता। तो इसने कहा कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट on which the rate of reaction actually depend as observed experimentally। अब ये कहता है कि ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट के बेस पे, अब ये हम अपने हिसाब से नहीं बोल सकते, जो एक्सपेरिमेंट होगा उसके बेस पे हम कहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दूंगा, 2NH3 है, गिब्स ये बन जाएगा 2N2 N2 + 3H2। तो यहाँ पे आप इसकी कंसंट्रेशन कितनी भी कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो वो कहता है कि जरूरी नहीं कि हर एक के साथ हो। ये ऐसी है जैसे कोई स्टूडेंट होता है, आप उसे कितना भी कहोगे लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो वो क्या है आपका, इस टाइप का होगा। तो यहाँ पे रेट लॉ क्या है, मोर सिग्निफिकेंट है, मोर लॉजिकल है, मोर एक्सपेरिमेंटल है। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन तब लगेगा अगर रेट लॉ गिवन नहीं है। तो अगर रेट लॉ गिवन नहीं है तब हम ये मान सकते हैं कि 100% सारे बच्चे सुन रहे हैं, यानी 100% सबको आ गया, यानी 100% सब कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहा है। ये तब होगा जब रेट लॉ क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर रेट लॉ गिवन है तो लॉ ऑफ मास सेक्शन को हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में कौन सही है, रेट लॉ। ये कहता है कि ऐसा नहीं होता। अब इसने स्टेटमेंट चेंज कर दिया, जैसे मैंने कहा ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट बन गया। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन बोलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ये पूरा का पूरा ए और बी की पावर ये पूरा का पूरा बी, यानी 100%। लेकिन रेट लॉ ने कहा ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अकॉर्डिंग उसने उससे नाम दे दिया अल्फा और बीटा। हो सकता है ये 10% ही पार्टिसिपेट कर रहा हो सकता है 5% ही पार्टिसिपेट कर रहा हो सकता है उसे कुछ भी नहीं आ रहा होगा, हो सकता है 50% गेन कर रहा हो। तो ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू लॉ ऑफ मास सेक्शन। लेकिन अगर लॉ रेट लॉ नहीं दिया हुआ है तब आपको इसी को अप्लाई करना है, तब इसका मतलब 100% ये ही एप्लीकेबल है, यानी 100% रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहा है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रेट लॉ दिया है तो इससे भूल जाओ, अगर रेट लॉ नहीं दिया है तो ये लॉ अप्लाई होगा। तो इसे कहते हैं अल्फा और बीटा। हो सकता है 50% हो, जैसे आपको मैं एक रिएक्शन दिखाता हूँ, H2 + Br2 गिव्स HBr। अब आपको दिख रहा है ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखा इसके एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं जबकि इसका आधा ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी आधा नहीं कर रहा है, यानी 50% ही कर रहा है काम, ये 100% काम कर रहा है, किसी में कोई 0% काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेप क्या है, जनरली एक्सपेरिमेंटल है, इसको हम देख के नहीं बता सकते। अगर मुझे रिएक्शन के बारे में पता नहीं है तो मैं उसका रेट लॉ नहीं निकाल पाऊंगा, जबकि लॉ ऑफ मास सेक्शन में सबका निकाल सकता हूँ, क्योंकि तो एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट हमने किया नहीं है, और जबकि यही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको रेट लॉ।
the concentration of the reactant on which the rate of reaction actually depends as observed experimentally, जो एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व हुआ है उसे हम कहते हैं रेट लॉ। और यही आपका अब यहाँ से लेके मैं लास्ट तक भी बताऊंगा आपको, तो ये रेट लॉ ही चलेगा आपके पास, या लॉ ऑफ मास एक्शन ही चलेगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आज पढ़ो आप लोग और समझ लो। नहीं आता मुझे दोबारा पूछो, क्योंकि अब मैं इसके आगे जब भी बताऊंगा या न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे तो इनके बेस पे ज्यादा है, दोनों के बेस पे। अगर ये दिया तो आप इसे अप्लाई करोगे, ये नहीं दिया तो फिर हम इसे सही मानते हैं। बताओ, एनी डाउट? सर हाँ सर, जब हम इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे हाँ रेट लॉ में, तो हाँ वो सेम ही रहेगा? हाँ, कांस्टेंट सेम रहता है, कांस्टेंट में हम चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट तो वन वो कंसंट्रेशन के ही रहेगा? हाँ, कांस्टेंट के ही रहेगा दोनों केस में। कांस्टेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कांस्टेंट किसके लिए लिया गया है? वन के लिए लिया गया है। तो यहाँ पे वन कंसंट्रेशन हो, इसके लिए वन हो, तो इसीलिए कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? फिक्स रहना। जो रेट कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा ना। अभी मैंने क्या कहा, अब इसकी वैल्यू चाहे आप कितना भी कम कर दो, ज्यादा कर दो, हमें तो ए और बी से मतलब है, कंसंट्रेशन से हमें मतलब नहीं है। क्लियर हुआ, समझ आया ये कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो कंसंट्रेशन आप चाहे इसकी कम करो ज्यादा करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट कांस्टेंट में। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो आज इसको पढ़ो। कल कल और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल इसके क्वेश्चन आंसर होंगे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के बेस पे। तो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।